कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 में, जब डॉक्टर इशिरो सेरेजावा अपनी सहायक विवियन ग्राहम के साथ फिलीपींस पहुंचता है ताकि वहां से आ रहे एक रहस्यमयी विकिरण के स्रोत की जांच कर सके। जेरी नाम के एक आदमी की मदद से दोनों वैज्ञानिक एक गहरी गुफा के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें लाखों साल पुराना एक विशालकाय ढांचा मिलता है जो किसी जीव के अवशेष जैसा दिखता है। उसी जगह की जांच करते हुए विवियन को कुछ ऐसा दिखता है जो 2 अंडों जैसा लगता है और तभी उसकी नजर पड़ती है कि उनमें से एक टूटा हुआ है, जिससे शक होता है कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल चुकी है। उधर जापान में जो ब्रॉडी को ताकाशी का फोन आता है जो बताता है कि फिलीपींस में होने वाले भूकंप के झटके अब उनके शहर तक भी पहुंच चुके हैं, जो एक परमाणु बिजली घर में इंजीनियर है और इन झटकों से डरा हुआ है। जो को चिंता है कि कहीं ये झटके बिजली घर के ढांचे को नुकसान न पहुंचा दें। उसकी पत्नी सैंड्रा भी उसी बिजली घर में काम करती है और बेटे को स्कूल भेजने के बाद दोनों पति पत्नी काम पर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर जो सैंड्रा से कहता है कि वो एक टीम लेकर भूकंप के झटकों की जांच करने जाए, वहीं जो खुद इन झटकों की असली वजह जानने की कोशिश करता है क्योंकि उसे यकीन है कि ये कोई आम भूकंप नहीं है। तभी अचानक एक जोरदार झटका आता है जो बिजली घर के ढांचे को हिलाकर रख देता है और जो फौरन सारे काम बंद करवा देता है। वो जल्दी से अपनी पत्नी को फोन करके वहां से तुरंत निकलने को कहता है। उसी पल विकिरण से भरा धुआं बाहर फैलने लगता है और पूरी टीम को जान बचाकर भागना पड़ता है। जब जो को एहसास होता है कि सैंड्रा की जान खतरे में है तो वो उसे ढूंढने दौड़ पड़ता है और ताकाशी से दरवाजा बंद करने को कहता है। जो चाहता है कि उसकी पत्नी के निकलते ही दरवाजा बंद हो जाए, मगर सैंड्रा कहती है कि वो वक्त रहते रास्ते के आखिर तक नहीं पहुंच पाएगी और अपने पति से दरवाजा बंद करने की मिन्नत करती है, वरना पूरा शहर विकिरण की चपेट में आ जाएगा। धुएं को पास आता देख जो भारी मन से दरवाजा बंद कर देता है और शीशे के उस पार सैंड्रा और उसकी टीम को देखता है। जाते जाते सैंड्रा अपने पति से बेटे फोर्ड का ख्याल रखने को कहती है, जो अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो उनके बेटे की हिफाजत करेगा। कुछ ही पल बाद पूरा बिजली घर ढहने लगता है और नन्हा फोर्ड अपने माँ बाप के लिए परेशान हो उठता है। इस हादसे को 15 साल बीत चुके हैं और अब फोर्ड बड़ा होकर अमेरिकी नौसेना में बम निरोधक माहिर बन चुका है। वो अभी एक मिशन से लौटा है और 14 महीने से अपने परिवार से दूर रहा है। अब वो सैन फ्रांसिस्को में अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ रहता है। अपने बेटे सैम को सुलाने के बाद फोर्ड अपनी पत्नी एल के साथ कुछ वक्त बिताने जाता है, मगर तभी एक फोन कॉल आ जाती है। एल उठकर फोन उठाती है और पता चलता है कि उसके ससुर जो को जापान में एक प्रतिबंधित इलाके में घुसने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। गुस्से में फोर्ड अपना सामान बांधकर अपने पिता को छुड़ाने निकल पड़ता है। एल एक बार फिर अपने पति को विदा करती है और फोर्ड टोक्यो पहुंच जाता है। पुलिस थाने से छूटने के बाद जो अपने बेटे को उस घर ले जाता है जहां वो आजकल रहता है और फोर्ड ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पिता ने इन सालों में कितनी रिसर्च जमा कर रखी है। बेटा पूछता है कि वो उस प्रतिबंधित इलाके में क्यों घुसा, तो जो बताता है कि वो अपने पुराने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद ये साबित करना है कि 15 साल पहले बिजली घर में जो हुआ वो कोई कुदरती हादसा नहीं था। जो को यकीन है कि वो झटके किसी जीव की वजह से आए थे जिसके वजूद को सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। जो आज भी अपनी पत्नी की मौत के लिए खुद को कसूरवार मानता है और सच जानना चाहता है। अगली सुबह जब फोर्ड उठता है तो देखता है कि उसके पिता दोबारा उसी प्रतिबंधित इलाके में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद इंजीनियर का फैसला करता है। दोनों अपनी हिफाजत के लिए खास सूट पहनते हैं, मगर जब जो वहाँ विकिरण का स्तर नापता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि हवा बिल्कुल साफ है और कोई खतरा नहीं है, यानी सरकार ने झूठ बोला था। मास्क हटाने के बाद जो अपनी बात साबित कर पाता है और सोचने लगता है कि आखिर सरकार ने लोगों से झूठ क्यों बोला। कुछ देर बाद बाप बेटे अपने पुराने घर पहुँचते हैं जहाँ जो को उसकी पुरानी रिसर्च के सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं। वहाँ उसे अपने परिवार की एक तस्वीर भी मिलती है और इतने सालों बाद पहली बार अपनी पत्नी का चेहरा देखकर उसका मन भर आता है। तभी वहाँ से निकलते वक्त उन्हें फौजी पकड़ लेते हैं। फौजी दोनों को पकड़कर सीधे अपने ठिकाने ले जाते हैं जहाँ इस रिसर्च की कमान डॉक्टर सेरेजावा के हाथ में है। जो कि गिरफ्तारी की खबर सुनकर सेरेजावा अपनी सहायक विवियन से बात करने जाता है। विवियन उसे बताती है कि इंजीनियर के बैग में 15 साल पहले हुए हादसे के कई रिकॉर्ड मिले हैं। ठीक उसी पल वो जीव जिसका नाम उन्होंने मूटो रखा है जबरदस्त चुंबकीय तरंगें छोड़ने लगता है जिससे पूरी बिजली गुल हो जाती है। वो जीव कई सालों से विकिरण खाकर जिंदा था और लगातार ताकतवर होता जा रहा था। सुरक्षा टीम सबको वहाँ से हटने का हुक्म देती है क्योंकि वो जीव किसी भी पल हमला कर सकता था। फोर्ड एक गाड़ी में फंस जाता है और पीछे छूट जाता है। उसके पास भागकर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। उस जीव से होने वाले नुकसान से डरकर सेरेजावा अपने आदमियों को उसे खत्म करने का हुक्म देता है और मूटो को बिजली के झटके से मारने की कोशिश की जाती है। सब समझते हैं कि वो मर चुका है, मगर तभी उस ढांचे के अंदर से एक विशाल दैत्य बाहर निकलता है और एक जोरदार चुंबकीय तरंग से पूरे ठिकाने की बिजली बंद कर देता है।
है। उसी पल जिस कमरे में जो को बंद रखा गया था उसका दरवाजा खुल जाता है और वो भागने का मौका पा लेता है। भागते हुए, जो कि मुठभेड़ मुठों से होती है, जो बिजली के तार खींचकर कई लोहे के भारी खंभे गिरा देता है। फोर्ड वाली गाड़ी पर एक खंभा गिरने वाला होता है, मगर वो किसी तरह सही सलामत बच निकलता है। मगर जिस पुल पर जो खड़ा था वो ढह जाता है और वो मलबे में जा गिरता है। फिर वो दैत्य गहराई से बाहर आता है और अपने पंखों की मदद से दूर उड़ जाता है। कुछ घंटे बाद एक मेडिकल टीम घायलों की मदद के लिए वहाँ पहुँचती है और जो भी उन्हीं घायलों में से एक है, फोर्ड अपने पिता के साथ अस्पताल जाता है। बेहोश होने से पहले जो अपने बेटे को कुछ नसीहत देता है और कहता है कि वो घर जाकर अपने परिवार की हिफाजत करे। थोड़ी देर बाद जो दम तोड़ देता है और फोर्ड को डॉक्टर सिरिजावा के दफ्तर बुलाया जाता है ताकि वो उसकी टीम की मदद कर सके। इस खतरे को रोकने में बेटे के दुख में हमदर्दी जताने के बाद वैज्ञानिक बताता है कि 1954 में जब पहली बार एक पनडुब्बी समंदर की गहराई तक पहुंची थी, तब एक जीव अपनी नींद से जागा था। उस जीव का नाम है गॉडजिला, जो एक सबसे ताकतवर शिकारी है और इंसानों के वजूद से लाखों साल पहले से इस धरती पर मौजूद है। जब वो पैदा हुआ था तब ये धरती 10 गुना ज्यादा विकिरण से भरी थी और ये पुराने जीव उसी विकिरण को खाकर जिंदा रहते थे। मगर जैसे जैसे जमाना बीता, धरती की सतह पर विकिरण बहुत कम होता गया और ये जीव समंदर की गहराई में रहने के आदी हो गए ताकि धरती के भीतर से विकिरण सोख सकें। सिरिजावा बताता है कि 15 साल पहले उसकी टीम को फिलीपींस में एक और विशाल जीव के अवशेष मिले थे, मगर वो जीव हजारों साल पहले परजीवी बीजाणुओं की वजह से खत्म हो चुका था। उन्हीं में से एक बीजाणु ने उस दैत्य को जन्म दिया जिसने जो की जान ली थी। विवियन फोर्ड से पूछती है कि क्या उसके पिता ने उसे कभी उस दिन के बारे में कुछ बताया था जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। कुछ पल सोचने के बाद फोर्ड को याद आता है कि उसके पिता ने ध्वनि तरंगों के बारे में कुछ कहा था और ये सुनते ही डॉक्टर सिरिजावा को शक हो जाता है कि वो जीव अपनी ही नस्ल के किसी और जीव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अपनी मदद देने के बाद फोर्ड को हेलीकॉप्टर से हवाई भेजा जाता है, जहां से उसे सीधी उड़ान लेकर सैन फ्रांसिस्को जाना है। होनोलुलु पहुंचकर फोर्ड हवाई अड्डे जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में फोर्ड की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। जब अपने आप दरवाजे बंद हो जाते हैं, चूंकि वो दरवाजा नहीं खोल पाता, इसलिए फोर्ड उसके माँ बाप को तसल्ली देता है और वादा करता है कि वो बच्चे को वापस उन तक पहुंचा देगा। उधर विकिरण के संकेत का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों को पता चलता है कि वो दैत्य हवाई की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ अपने आदमी भेजे जाते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती कि उन्हें मोटो खाना खाते हुए मिल जाता है और तभी सेंसर समंदर से किसी और चीज के पास आने का संकेत देते हैं। सिरिजावा को शक होता है कि गॉडजिला आ रहा है। फौज के नए आदमी समंदर किनारे पहरा देने भेजे जाते हैं। जैसे ही फौजी उस दैत्य पर हमले की तैयारी करते हैं, वैसे ही एक चुंबकीय तरंग आती है जिससे उनके विमान काम करना बंद कर देते हैं और जमीन से टकराकर फट जाते हैं। कई मील के दायरे की सारी बिजली गुल हो जाती है और जिस ट्रेन में फोर्ड है वो रुक जाती है। समंदर किनारे मौजूद लोगों को एक आपातकालीन चेतावनी मिलती है और उन्हें फौरन वहां से निकलना पड़ता है। समंदर की तरफ देखते हुए सिरिजावा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वो दैत्यों के राजा को पास आता देखती है। जब गॉडजिला समंदर से बाहर आता है तो एक भयानक लहर उठती है जो पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है। सैलानी जान बचाने की कोशिश करते हैं मगर पानी में बह जाते हैं। इमारतों की ऊंची मंजिलों पर मौजूद लोग बच जाते हैं मगर शहर की सारी बिजली ठप पड़ जाती है। तभी अचानक गॉडजिला सामने आता है और फौज उसे रोकने की कोशिश में गोलियां बरसाने लगती है, मगर उनकी गोलियां उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जब बिजली वापस आती है तो ट्रेन फिर चलने लगती है और सवारियां उस पुराने परजीवी को अपनी तरफ आता देख दहशत में आ जाती है। फौजी विमान उस जीव को मार गिराने आते हैं मगर इससे ट्रेन को टकराने से नहीं रोका जा पाता और कई लोगों की जान चली जाती है। फिर वो जीव एक हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और जब वो हवाई अड्डे की पट्टी से टकराता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। वो विशाल दैत्य इंसानों के लिए नामुमकिन साबित होता है, मगर गॉडजिला उससे भिड़ने आ जाता है ताकि कुदरत का संतुलन बना रहे, क्योंकि वो जीव उसके राजा होने को चुनौती दे रहा है। हमले के बाद होनोलुलु तबाह हो जाता है और घायलों के इलाज के लिए मेडिकल टीमें भेजी जाती हैं। फोर्ड उस नन्हे बच्चे को गोद में लिए भीड़ में चलता है और एक समाज सेविका से उसके माँ बाप को ढूंढने में मदद मांगता है। जब फोर्ड एक फॉर्म भर रहा होता है तो बच्चा बिना उसकी जानकारी के दूर निकल जाता है, मगर जब वो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि बच्चा अपने माँ बाप से मिल चुका है और उसे अपना वादा पूरा होने का सुकून मिलता है। अब फोर्ड का एक ही मकसद है, घर वापस लौटना, मगर चूंकि सारे हवाई अड्डे बंद हैं, इसलिए उसे फौज से लिफ्ट मांगनी पड़ती है और उसे पता चलता है कि वो दैत्य भी सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि गॉडजिला शहर की तरफ आ रहा है, इसलिए डॉक्टर सिरिजावा को लगता है कि मोटो भी वही है, क्योंकि उसका शिकार दैत्यों का राजा कर रहा है। मगर विवियन बताती है कि उस विशाल दैत्य ने जो संकेत छोड़ा था वो किसी को बुलावा था। विवियन पूछती है कि आखिर वो जीव किसी शिकारी को क्यों बुलाना चाहेगा। उसी पल सिरिजावा को समझ आता है कि वो संकेत गॉडजिला के लिए नहीं बल्कि किसी और परजीवी के लिए था, क्योंकि 15 साल पहले
फिलीपींस में 2 बीजाणु मिले थे। जहाँ तक वैज्ञानिकों को पता था, दूसरा बीजाणु बेजान था और उसे अमेरिका के परमाणु कचरे के ठिकाने भेज दिया गया था। मगर जब फौज वहाँ जांचने जाती है तो उन्हें कोठरी में एक बड़ा सुराख मिलता है। ये सुराख इस बात का सबूत है कि एक विशाल जीव वहाँ से निकल भागा है। वो दैत्य फौरन शहर पहुँचता है और जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। जब विवियन उसकी तस्वीरें देखती है तो समझ जाती है कि ये परजीवी पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा है और इसके पंख नहीं है। ये सुनकर सेरेजावा कहता है कि ये एक मादा है और गॉडजिला को जिस चीज ने खींचा वो दरअसल उसी के लिए छोड़ा गया मिलन का बुलावा था। मुटो का जोड़ा अब विकिरण की तलाश में है ताकि वो अपनी नस्ल बढ़ा सके। फौज की योजना है कि एक परमाणु बम तैयार करके उसे एक नाव पर रखकर किनारे से दूर जाकर फोड़ा जाए ताकि उसका विकिरण इन परजीवियों को अपनी तरफ खींच ले और गॉडजिला उनके पीछे चला जाए। इस तरह वो दैत्य आपस में भिड़ सकेंगे और सैन फ्रांसिस्को के लोगों की जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। लोन पाइन कैलिफोर्निया पहुंचकर फोर्ड को पता चलता है कि एक और दैत्य खुला घूम रहा है। एक नौसैनिक और बम माहिर होने के नाते वो जिद करता है कि सार्जेंट उसे परमाणु बम तैयार करने में मदद करने दे। उधर एल अस्पताल में नर्स है। जब उसके पति का फोन आता है वो फोर्ड की आवाज सुनकर बहुत राहत महसूस करती है क्योंकि उसके पति के जापान जाने के बाद से वो उससे बात नहीं कर पाई थी। फोर्ड कहता है कि वो अगली सुबह अस्पताल पहुंच जाएगा और वादा करता है कि वो अपने परिवार को इस जंग के इलाके से बाहर निकाल लेगा। ठीक इसी पल हजारों लोग सैन फ्रांसिस्को से निकलने की कोशिश कर रहे हैं मगर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। उस रात फोर्ड और बाकी फौजी ट्रेन में परमाणु बम ले जा रहे होते हैं जब उन्हें कुछ ही मील दूर एक जंग होती दिखती है। इसलिए वो टुकड़ी रुककर बाकी फौजियों से संपर्क करने की कोशिश करती है। वो जानना चाहते हैं कि किनारे तक का रास्ता साफ है या नहीं, मगर संपर्क करने की कोशिश में अफसर को कई चीखें सुनाई देती हैं और तभी एक भयानक दहाड़ पास आती है। आदमी 2 टुकड़ियों में बंटकर उस जगह की जांच करते हैं। फोर्ड और मोरालेस मादा के आने से चौंक जाते हैं मगर हमला होने से पहले छिप जाते हैं। दोनों राहत की सांस लेते हैं कि वो महफूज हैं, मगर तभी एक जलती हुई ट्रेन के आने से सब बदल जाता है। भागते हुए मोरालेस उस दैत्य का शिकार बन जाता है मगर फोर्ड पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और देखता है कि वो जीव परमाणु बमों को खा रहा है। सुबह तक फोर्ड अब भी जिंदा है। वो तैर कर किनारे आ जाता है और अपनी टुकड़ी में अकेला बचा हुआ इंसान है। कुछ फौजी उस इकलौते बम को निकालने आते हैं जिसे अभी निगला नहीं गया और फोर्ड को वहाँ भटकता हुआ पाते हैं। उधर एल अपने मरीजों और साथियों को शहर छोड़ते हुए देखती है मगर अपने पति के इंतजार में रुकने का फैसला करती है। अपने बेटे की जान की फिक्र में वो सैम को अपनी सहेली लॉरा के हवाले कर देती है और वादा करती है कि उसके पिता के आते ही वो आ जाएगी। फोर्ड को अभी अभी बचाया गया है और वो अपना मिशन पूरा करने ऑकलैंड जाता है। गोल्डन गेट पुल पर भारी जाम लगा है और सैम उन्हीं में से एक गाड़ी में बैठा है। सब घबरा जाते हैं जब वो सैकड़ों परिंदों को समंदर से दूर उड़ते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि कोई खतरा पास आ रहा है। तभी अफसर गॉडजिला के आने की तैयारी करते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है, इस डर से कि कहीं उसकी बस को कुछ न हो जाए। ड्राइवर रफ्तार बढ़ाकर आगे की गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है। भागते वक्त बच्चे डर के मारे चीखने लगते हैं जब वो गॉडजिला पर हमला होते देखते हैं। गुस्से में वो विशाल जीव पुल को बीच से तोड़ देता है और किनारे की तरफ अपना रास्ता जारी रखता है। उधर फौजियों की एक और टुकड़ी अपनी घड़ी चालू करती है और एक उल्टी गिनती शुरू होती है जो बताती है कि बम फटने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। उसी पल एक चुंबकीय तरंग छूटती है और सारी फौजी गाड़ियों के इंजन बंद हो जाते हैं। नतीजतन विमान आसमान से गिरने लगते हैं और पायलट परमाणु बम वाली नाव को किनारे से दूर नहीं ले जा पाते। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब मोटो सामने आता है, पानी में गोता लगाता है और फिर शहर में घुस जाता है। खाना पाने के बाद वो अपनी नस्ल की उस मादा की तरफ उड़ता है जो अपने पहले बच्चों को जन्म देने वाली है। अब फौज के सामने एक नई मुसीबत है क्योंकि जो परमाणु बम मोटो उठा ले गया था उस पर एक पुराने जमाने का टाइमर लगा है जिसे दूर से बंद करना नामुमकिन है। अगर धमाका हुआ तो सिर्फ परजीवी ही नहीं बल्कि वो 1.5 लाख लोग भी मारे जाएंगे जो अब भी शहर में बचे हुए हैं। इसलिए वो एक योजना बनाते हैं कि 1 घंटे के अंदर उस जीव के घोंसले में घुसकर बम ढूंढा जाए ताकि फोर्ड उसे बंद कर सके। मगर अगर टाइमर नहीं रुका तो दूसरी योजना ये है कि बम को घाट तक ले जाकर सैन फ्रांसिस्को से जितना दूर हो सके भेज दिया जाए धमाके से पहले। जब फौजी पूरे शहर को तबाह होने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी मुटो और गॉडजिला आमने सामने आ जाते हैं। उसी वक्त एल और बाकी लोग जो जंग के इलाके में थे जमीन के नीचे रेल के रास्ते में छिप जाते हैं। छाते वाले फौजी उस जगह कूदते हैं जहां उन्हें लगता है कि मादा ने अपना घोंसला बनाया है और वहां उनका सामना 2 दैत्यों की जंग से होता है। वो टुकड़ी बम के संकेत का पीछा करती है और देखती है कि वो जीव जमीन के नीचे एक गहरे गड्ढे में अपने अंडे दे रहा है। अंडे देने के बाद उस मादा पर गॉडजिला हमला कर देता है और फौजी इस मौके का फायदा उठाकर बम ढूंढने लगते हैं। घोंसले में घुसते ही फोर्ड ये देखकर सहम जाता है कि हजारों बीजाणु इस दुनिया में नए दैत्य छोड़ने को तैयार हैं। आखिरकार फौजियों को बम मिल जाता है और धमाके में सिर्फ 27 मिनट बाकी हैं। आदमी कंट्रोल पैनल खोलने की
कोशिश करते हैं ताकि फोर्ड बम बंद कर सके, मगर दरवाजे सील हैं, इसलिए एक ही चारा बचता है कि बम को नाव तक ले जाकर शहर से दूर भेज दिया जाए। जैसे ही फौजी बम को घोंसले से बाहर ले जाते हैं, वो विशाल जीव एक परजीवी को खत्म करने वाला होता है, मगर मुटो उस मादा को बचाने आ जाता है। फिर दोनों जीव मिलकर अपने दुश्मन पर हमला करते हैं और कई इमारतें तबाह कर देते हैं। इस जंग के बीच जाने से पहले फोर्ड एक धमाका करने में कामयाब हो जाता है, जो उस घोंसले को पूरी तरह तबाह कर देता है। जब मादा को एहसास होता है कि उसके बच्चे खत्म हो चुके हैं, तो वो बौखला जाती है और इसी ध्यान भटकने के पल में गॉडजिला की परमाणु किरण उस पर वार कर देती है। उसी वक्त फोर्ड भागने का मौका पाता है और अफसर बम को नाव तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। जब उस परजीवी को पता चलता है कि उसका खाना चुरा लिया गया है, तो वो चोरों के पीछे लग जाता है। उधर मुटो लगातार उस विशाल जीव से भिड़ता रहता है, मगर आखिरकार दुश्मन की पूंछ से कुचलकर मारा जाता है। इस हमले में एक विशाल इमारत गिर जाती है और गॉडजिला मलबे के नीचे दब जाता है। अपनी टांग की चोट के बावजूद फोर्ड घाट की तरफ बढ़ता है और देखता है कि उसके साथी उस परजीवी के हाथों मारे जा रहे हैं। फिर वो आदमी उस नाव की तरफ दौड़ता है जहां बम रखा है और देखता है कि धमाके में सिर्फ 13 मिनट बाकी हैं। इसलिए वो इस उम्मीद में नाव लेकर निकल पड़ता है कि वो जहाज को दूर ले जा सके, मगर उसकी योजना तब खतरे में पड़ जाती है जब वो जीव उसकी नाव के पास आता है और उसे चीर डालने को तैयार होता है। उसी पल कुछ अनहोनी होती है और फोर्ड को गॉडजिला बचा लेता है। गॉडजिला अपने दुश्मन पर एक जोरदार वार करता है और फिर उसके मुंह में अपनी परमाणु किरण उगल देता है। जब वो जीव खत्म हो जाता है, तो शहर की बिजली वापस आ जाती है और नाव के इंजन फिर चलने लगते हैं, मगर फोर्ड घाट तक वापस लौटने के लिए बहुत कमजोर हो चुका है और अपनी मौत कबूल करने का फैसला कर लेता है, ये जानते हुए कि वो हजारों लोगों की जान बचाने का जरिया बना है। कुछ पल बाद फोर्ड एक बचाव हेलीकॉप्टर की तेज रोशनी से चौंक जाता है। उसे फौरन नाव से निकाल लिया जाता है और वो धमाके से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह गॉडजिला शहर के बीचों बीच बेहोश पड़ा मिलता है। सब समझते हैं कि समंदर का वो दैत्य मर चुका है, मगर तभी उन्हें एहसास होता है कि वो गलत थे। जब वो जीव दोबारा सांस लेने लगता है, दमकल वाले मलबे में फंसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। फोर्ड अपने बेटे को गोद में लिए शहर में अपनी पत्नी को ढूंढता है। वो उम्मीद खोने ही लगा था कि एल जिंदा होगी, मगर तभी उसे वो शरण घर से बाहर आती दिखती है। अपने बेटे को गले लगाने के बाद और अपने पूरे परिवार को साथ पाकर सुकून महसूस करती है। इसी दिन सब लोग ठहरकर दैत्यों के उस राजा को वापस समंदर लौटते हुए देखते हैं। अपने सारे प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करके और शहर को बचाकर